चलो केशव रॉय जी। नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय। हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता और अब्दुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैप्सूल और आज हम फिर 3 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने उपलब्ध हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे पहली खबर है वो है अमित शाह को लेकर। अमित शाह जी ने सदन में एक ऐसे शब्द का यूज किया है जो अमर्यादित है और वो अमित शाह गृह मंत्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर वो बैठते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं सदन के अंदर, वो भी बौखलाहट से। वोट चोरी को लेकर जब राहुल गांधी ने सदन में उनको चैलेंज दिया कि चलिए हमारे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप हमसे डिस्कस कीजिए, बात करते हैं, तो घबरा गए, माथा वाथा थोड़ा नोचने वोचने लगे थे और फिर एक शब्द का यूज कर लिया और वो शब्द है साला। ये अमर्यादित है, असंसदीय भाषा है। आपका क्या रुख है अब्दुल इस पर? आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से भाषा का जो प्रयोग किया गया ये तो अमर्यादित है ही है। और ये सदन में इन शब्दों का प्रयोग करना सरासर गलत है। जिस तरीके से गृह मंत्री के पद में बैठने के बावजूद इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अगर यही शब्द विपक्ष यूज कर रहा होता तो अब तो तक जो है सोचिए, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर दिए होते और सदन को स्थगित कर दिया गया होता। स्थगित कर दिया गया होता, शीतकालीन सत्र चलता ही नहीं, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ता। अगर यही बात सपोज कीजिए ना, सही तो बोला अब्दुल ने भी, अगर सपोज कीजिए कि चलिए विपक्ष भी छोड़िए, राहुल गांधी ही बोलते, उनके ही मुंह से अगर साला शब्द यूज निकल जाता गलती से भी, तो चलिए यहाँ तो इंटेंशनली है, वीडियो भी सबने देखा है कि वो इंटेंशनली बोला गया है। अमित शाह के मुंह से जो निकली है वो गाली, वो इंटेंशनली है। लेकिन अगर किसी विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता विपक्ष के मुंह से गलती से भी अगर ये वर्ड निकल जाता, तो सोच रहे हैं आप बीजेपी वाले क्या मजमा खड़ा करते इस देश में? सदन की क्या हालत होती? आप बताइए श्वेता, आपको क्या लग रहा है कि ये जो साला शब्द है जिसका प्रयोग अमित शाह ने किया है, ये इसको लेकर अगर विपक्ष अगर कुछ कहता तो विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का क्या चाल ढाल होता? बीजेपी के क्या चाल ढाल होते इस मामले में अगर कोई विपक्षी नेता कहता? तो अगर विपक्षी नेता कोई कहता, आप बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, जो सदन में बैठे होते हैं हमारे स्पीकर साहब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने सांसदों को हाँ, एक लेट दिया था कि कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, एक पूरी प्रतिलिपि उस पर दी गई थी। अगर यही काम हमारे विपक्षी नेता ने किया होता तो पार्टी छोड़ दीजिए, जो खुद स्पीकर पद पे बैठे हुए हैं उनकी एक अलग से प्रतिक्रिया आ जाती। हो सकता है शायद सदन वो कैंसिल कर देते, इस पे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। फिर बीजेपी ये भी दलील दी जाती कि इसके कि मतलब राहुल गांधी नेता विपक्ष या फिर किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ अब हम पहले वो करेंगे, जांच करेंगे, जांच किया इस जाएगा। इस मतलब कि इस बात को लेकर क्या क्या उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। कौन लेकिन कौन यहाँ से तो केस लगाए लोकसभा जा के जो सकते अध्यक्ष हैं ओम बिरला, साला शब्द पर तो उनका एक रिएक्शन तक सामने नहीं आया है। लेकिन वही आपने वो रिएक्शन देखा था उनका जब राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की थी, तो उस टाइम उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था और अमित शाह के साला शब्द को लेकर के जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन था, बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग था। आपको क्या लगता है अब्दुल, ये जो शाह ने कहा, अगर ऐसा राहुल गांधी, सपोज कीजिए कि राहुल गांधी ही कह देते, तो राहुल गांधी को अभी क्या लेने के देने पड़ते उनके? ये तो खैर जो है आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी सदन में पिछले सत्र में भी जो है गृह मंत्री जी ने अम्बेडकर के बारे में जो बोला था। हाँ, कि उसके अम्बेडकर का नाम लेना, वही ना बयान जो अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। फैशन हो गया है। तो अम्बेडकर को लेकर जो इस तरीके की बातें की गई, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदन में भी जो है स्पीकर ने भी किसी तरह का जो है उन पे आरोप जो लगे थे, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने अभी साला शब्द का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तो वो किस इंटेंशन में किया है आप समझ सकते हैं कि मतलब एक होता नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, भाई साले तो क्या कर रहा है, वे साले ये क्या कर रहा है। तो इस तरीके से साले शब्द का मतलब अमर्यादित शब्दों का यूज़ करना सदन में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपने आप को और ये भी, आप एक कंट्री को संभाल रहे हो, और होम मिनिस्टर अब्दुल हैं। अब्दुल ये बात याद कीजिए ना, और आप कहते क्या रहते हैं कि हम संस्कारी पार्टी हैं, क्योंकि आरएसएस संस्कार उनकी बातों से, उनकी भाषाओं से झलक और रहा है। इतनी संस्कारी पार्टी है, ये लोग इतने ही संस्कारी हैं कि रमेश बिधूड़ी मामला याद होगा, दानिश अली बीएसपी बसपा नेता दानिश अली को वो एक कटुए से लेकर क्या क्या नहीं कहा था बड़े संसद में, बड़े सदन में, सबके बीच
क्या क्या नहीं कहा था। और बीजेपी लेकिन ने उसका विरोध कोई भी नहीं किया। अब बीजेपी विरोध करना तो दूर, बहुत विपक्ष के भारी विरोध के बाद विधुड़ी को सिर्फ और सिर्फ एक सम्मानजनक वो कही गई थी कि चलिए भैया आप कुछ करिएगा नहीं अब से। ये तो वही बात हो गई कि चलो भाई तुमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष तुम कुछ किए, चलो काला पानी की सजा तुम्हारे लिए है। और इस पे देखिए बीजेपी के ऑफिशियल, आपने देखा है इनकी बेशर्मी की तो बिल्कुल इन्होंने हद पार कर दी है। अभी बीजेपी ने इस मुद्दे को दबाने के लिए जो साला वर्ड का यूज किया गया है उसको दबाने के लिए बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के चरित्र पर एक टिप्पणी की है। उस वीडियो पे उन्हें अय्याश कहा गया है। अभी जो उनकी प्रोपेगेंडा फिल्म आई है धुरंधर, ये तो ठीक है श्वेता। अब्दुल, आपको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्वीट भी दिखाया था। मोदी ने अमित शाह के उस भाषण पर बोला कि यह क्या भाषण आपने दिया है, क्या सारे सबूत जो भी राहुल गांधी ने पूछे, जो भी विपक्षी नेताओं के सवाल थे उसके क्या जवाब दिया आपने। साला जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, इसलिए शायद तारीफ की होगी, साला कहा था उन्होंने। है, अब आप बताइए श्वेता कि इसी मामले में पता है आपको एक वीडियो शेयर किया गया है बीजेपी के ट्विटर हैंडल से। उस वीडियो में जो भी बता रही थी श्वेता, उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि मतलब बताया नहीं, नाकाम कोशिश ही कहिए, नाकाम कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को अय्याश साबित कर दें। हाँ, उन्होंने कोट ही किया है ऐसे कि गांधी बनकर आए थे और मेरी हरकतें मगर अय्याश हैं। इसमें राहुल गांधी की उन्होंने एडिट करके वीडियो डाली है जिस और बीजेपी आरटीएस का ये तो पुराना हथकंडा रहा है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरे को किस तरीके से दूसरे का बेइज्जत चरित्र बदनाम किया जाए, किस तरीके से उनकी छवि को खराब की जाए, और नेता विपक्ष की छवि को लगातार बार बार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन अब्दुल जो भी हो, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या बीजेपी का नुकसान हो रहा है, क्या कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, या इस देश का नुकसान हो रहा है, या इस लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, या इस संविधान का नुकसान हो रहा है? किसी का नुकसान नहीं है सिवाय इस देश के, इस देश की जनता के। अगर आप संविधान सदन में बैठकर आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे और आप चाहेंगे कि गली चौराहे पर लोग मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग ही ना करें, अरे भाई कम से कम चलो गली मोहल्ले तो तभी ठीक हैं। आप तो एक ऐसे रिप्यूटेड जगह पर आप जाके ऐसी बात बोल रहे हैं जिसका असर सीधे सीधे 143 करोड़ लोगों पे है ना। ये तो वही बात हो गई ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी। आप संस्कारों की बात करते हैं, आपकी पार्टी संस्कारी है, और फिर आप सदन में खड़े होकर के किसी को साला बोलते हैं। आपका आईटी सेल जो है वो नेता प्रतिपक्ष को अय्याश बोल रहा है और उनके कैरेक्टर पे सीधे सीधे सवाल उठा और किस बात के संस्कार अब्दुल, श्वेता, किस बात के संस्कार? याद होगा धाकर जी का मामला, एनएच चेक कर रहे थे नेशनल हाईवे रात को 12-1 बजे में एक लड़की के साथ, वीडियो पता नहीं अतरंगे व्यायाम के पोजीशन में जाकर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रोड चेक कर रहे थे वो भी 1-2 बजे रात में जाकर, खैर उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल होता है। इतनी संस्कारी है। देखिए बीजेपी से आप हर एक चीज़ को लेकर आप ये कर सकते हैं कि बीजेपी ये करेगी, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, एक बार फिर किसान उग्र हो गए हैं, और जब किसान उग्र हुए हैं, बीजेपी वालों की, मोदी सरकार की ऐसी की तैसी हुई है। पता है आपको कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो किसान पिछले साल 2024 सितंबर से ही आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे कि नहीं भाई एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाया जाए, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री लगाएंगे तो ऊपर से जो भी धुआं निकलेगा, फिर जो भी उसके अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उससे हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, और हो सकता है कि इतनी गर्मी, एक पता होगा कि गाँव घर में कहते हैं कि चिमनी भी ईंट के भट्ठी भी ना खोले जाए, क्योंकि उसके धुएँ जब भी पड़ते हैं तो वो तो तब भी तो मिट्टी का धुआं है ना, वो तो मिट्टी का धुआं है। लेकिन एथेनॉल फैक्ट्री का धुआं कैसा होगा? वो क्या मिट्टी का धुआं होगा? केमिकल्स तो होंगे ना। तो अब इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे, सितंबर से मई या जून तक शांतिपूर्ण ये हुआ है, 10 माह से ये आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बाउंड्री वॉल, जबकि किसान कह रहे थे कि भाई हमारी बात सुनो, पहले हम जो मांग कर रहे हैं वो बात सुनो, 460 एकड़ में तुम एथेनॉल फैक्ट्री लगा दोगे, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, अच्छी बात है, ये सब होनी चाहिए क्योंकि देश प्रगति की राह पे चले, लेकिन किस तर्ज पे? जिस जमीन से उपजा हुआ अन्न हम खाते हैं उस जमीन को बर्बाद करके 10 महीने तक शांतिपूर्ण, और अब जब उग्र हो गए हैं तो इनकी लगी पड़ी है। अब ये बोल रहे हैं कि किसान करने नहीं देना चाहते हैं। अरे भाई किसान की मांग तो सुनो, किसान क्या कहना चाहता है आपको पता है?
ये बात क्या हुआ है आज? देखो, दरअसल- आज भारी आंदोलन हुआ, भारी बवाल मचा है। जी, ये तो देखिए गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सरकार की और कोई भी बात करे कि किसान जब भी बात करने की कोशिश करता है तो सरकार उनकी बातों को अनसुना कर देती है, और 10 महीने से वो अपनी मांग को लेकर कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। जब देखा कि हमारा कोई विकल्प नहीं बचा है, तब वो आंदोलन उन्होंने आगे विकल्प नहीं, बढ़ाया। हम आपको याद दिलाते हैं अब्दुल, हम लोग खबर भी किए थे उस टाइम पर, जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में। न्यूज़ कैप्सूल आज जो भी चर्चा कर रहा है, न्यूज़ कैप्सूल उस पर पहले भी बता चुका है कि ये सब हो सकता है, और हुआ भी है। न्यूज़ कैप्सूल ने पहले भी बताया था कि एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की ज़मीनों को बर्बाद किया जाएगा। आपको बता दें, जब 10 महीने जब पूरे हो गए थे तो किसान अचानक से पता चला कि बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा, फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। तो किसान समझ गए, भाई ये तो हमारी मांग की कोई सुनवाई ही नहीं है, मांग हमारी सुनी ही नहीं जा रही है, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उग्र हुए। उस समय भी पैसेंस के साथ रहे, किसान है, उन्हें पता है कि पैसेंस क्या है, क्योंकि वो खेती करते हैं, उन्हें पता है। तो जैसे ही ये मामला हुआ, उसके बाद फिर नवंबर का माह आया, जब फैक्ट्री का जो और भी जो निर्माण कार्य थे उसको और तेज किया गया। तो किसान अब समझ चुके थे तब तक में कि भाई देखो, एक्चुअली किसानों का ये कहना है कि जिस एरिया में ये प्लांट डेवलप हो रहा है, उस वो जो खेती के लिए पानी आता है उस एरिया का, वो सबसे उपयुक्त है। अगर वहाँ प्लांट लगा तो वो पानी जो है वो विषैला होगा, प्रदूषण के कारण वहाँ पे पर्यावरण दूषित होगा। तो इससे क्या होगा ना कि पानी का जो संकट है उस एरिया में वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि राजस्थान में वैसे भी सूखा पड़ता है, तो इसीलिए किसान का ये कहना था कि ये जो प्लांट है यहाँ नहीं लगनी चाहिए, इस पे बकायदा स्टे होना चाहिए। तो जो मुद्दा है वो यही है, जो कि हमारी सरकार नहीं समझ रही। यही तो बात है कि जब नवंबर में थोड़ा सा मामला और गर्म हुआ, तो भी सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया, और अब 107 किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, एफआईआर की गई है, जिसमें से मतलब कि 40 लोगों को हिरासत में ले भी लिया गया है 67 अभी तक में। अब वो शायद डेटा बढ़ गया हो, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले 10 तारीख, पिछले कल ही हुआ था, 10 तारीख को भी हुआ था। 10 तारीख को भी भारी बवाल मचा था, बाउंड्री वॉल तोड़ के जो जेसीबी थे वो घुस गए थे पूरे उसमें, फैक्ट्री का जो जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था सब जगह घुस गए थे। किसानों ने जम के उत्पात मचाया। देखिए, हम उत्पात शब्द का यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो गैर कानूनी होती हैं। किसानों का जो ये हंगामा था वो गैर कानूनी ज़रूर था, लेकिन उनकी मांग जब नहीं सुनी गई, जब वो उन्हें लग गया कि सरकार उन्हें धोखा दे रही है, तभी। यही सेम बात किसान आंदोलन के वक्त में भी हुआ था, जब 3 काले कानून लाए गए थे 2020-21 में। याद कीजिए, अगर याद होगा तो, याद है ना? तो आपको क्या लगा कि किसानों की अपनी है मोदी सरकार? आपको लगता है अब्दुल? नहीं, किसान जिस तरह से मांग कर रहा है, उनकी आवाज को तो दमन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और आज ही एक बार देखिए नहीं जिस ना, तरीके हमेशा से इस जो आंदोलन चल रहा था उसमें किसानों के समर्थन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वहां पे पहुंचे, उस एरिया के कांग्रेस विधायक भी हैं, पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रुपिंदर सिंह कुन्नर, हाँ, उनको रुपिंदर सिंह कुन्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नहीं, उन्हें चोट भी आई है, क्योंकि पुलिस और लोगों के बीच में जो पथराव हुए थे उसमें कई लोगों को चोट आई है, जिनका एक वहीं पर जो गुरुद्वारा था वहीं पर उनका उपचार भी हुआ सभा होने है। वाला था। तो सभा भी हुआ था। सभा होने के बाद ही तो मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, पुलिस ने घेराबंदी कर ली, फिर उसके बाद गुरुद्वारा तब जाके ये मामला हुआ। देखिए, असल बात यह है कि मोदी सरकार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को तवज्जो देती है। जो किसान हैं, जो हमारी ज़मीनें हैं, उसको तवज्जो नहीं देती है। मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसों से, और पैसा कौन देंगे? कॉरपोरेट घराने देंगे। तो यही बात अखिलेश यादव ने सदन में भी उठाई थी कि पूंजीवादियों के वजह से देश को बर्बाद किया जा रहा है। और ये बात सही है कि हर चीज उनको दिलाने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में सुखदेव जो है वहाँ भी जंगल को काट के, जंगल को काटा जा रहा और है, अडानी को 1 रुपए के लीज पे बिहार में तो पूंजीपतियों की वजह से देश को बर्बाद किया जा रहा है और आम जनता पिस रही है। और किसान के तो जो हाल है वो देखने में, आप किसानों के हालात अब्दुल मोदी सरकार के आने के बाद से ही मैंने देखे हैं, और जो जितना मेरा रिसर्च है, जितना हमने ही खबरें की हैं, न्यूज़ कैप्सूल ने जितनी खबरें की हैं, याद होगा कि कितनी महाराष्ट्र में लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की, मध्य प्रदेश में लगातार किसानों की आत्महत्याएं, बिहार में तो खैर चलिए, बिहार में आत्महत्या की चीज़ें थोड़ी कम है, लेकिन बिहार में कमाई का दृष्टिकोण तो पहले से ही नहीं है, बिहार में है ही नहीं। बिहार में तो इसी पलायन, जो किसान है, अब जाकर देखिए ना, बिहार की ज़मीनों में पहले जो मजदूरी भी करते थे, अब कितने मजदूर बचे हैं, कितने किसान बचे हैं जो किसानी कर रहे हैं?
पता कर लीजिए, पता करके देख लीजिए। सही है। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मोदी सरकार के घटिया नीतियों की वजह से है। उन्हें पता ही नहीं है कि देश कैसे चलाना है। तभी सभी सही तो बोला था यार मनमोहन सिंह ने, याद तो है कि मोदी सरकार के आते ही देश की दुर्गति होनी शुरू हो जाएगी, और हो भी गई। आज पूरे विश्व में उनकी कही हमारा, बात सच साबित हुई। आज पूरे विश्व में भारत का अपमान हो रहा है। ट्रंप भूरे बाल वाला, जानते होंगे, वही भूरे बाल वाला सन की आदमी जो पता नहीं अमेरिका में क्या करना चाहता है, जिसे पता है ट्रंप भी मोदी की तरह ही है। उसको भी पता नहीं है कि राजनीति कैसे खेली जाती है, कूटनीति किसे कहते हैं, नीतियां कैसे बनती है। बस कुछ से कुछ कर दो हो गया। विकास के कुछ खोखले दावे कर दीजिए, विकास के कुछ खोखले आंकड़े फेंक दीजिए जनता के सामने, अरे हो गया, सब कुछ हो गया। क्या फर्क पड़ता है? किसानों को मार दीजिए, किसानों की जमीनों में बंजर बना दीजिए, किसानों के फसलों में आग लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोदी सरकार को। देखिए, हमने जो आपको बताया वो आप भी रिसर्च कर सकते हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा किसान बेचैन हैं, किसान परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार में छात्र परेशान हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार में छोटे छोटे सकल व्यापारी परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से 4 लाख से लगभग 3 लाख छोटी छोटी कंपनियां बंद हुई हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ खराब नीतियों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की वजह से। आज मोनोपोली तो नहीं, लेकिन डुओपोली भारत में सबसे ज्यादा है। डुओपोली हर एक चीज में है, और ये किसकी वजह से है? इसी बात को तो रोकते रहते थे मनमोहन सिंह। इसी बात को रोककर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन ये मोदी सरकार आते ही इस देश की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला दिया है, जड़ खत्म कर दिया उसका। खैर, आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उमर खालिद को जमानत मिल गई है। अब्दुल, क्या लगता है आपको, क्यों मिली होगी? उमर खालिद को जमानत तो उनकी बहन की शादी की वजह से दी गई। उन्होंने 2 14 से 29 दिसंबर तक के लिए मांग करी थी कि हमको जो है बहन की शादी में शामिल होने दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उन 16 से 29 तारीख की जो है जमानत दे दी गई। उन्हें 2 हफ्ते की जमानत, मैंने तो 2 दो हफ्ते की जमानत उन्हें मिली है, लेकिन बहन की शादी वो 2020 से 2025 तक 5 सालों तक जेलों में बंद हैं। जेल में बंद ही हैं। जेल में बंद है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही, ना किसी तरह की कोई जो है जिस तरीके से देखे आसाराम बापू जो मतलब आसाराम बापू, जिनके राम ऊपर रहीम, केस सिद्ध हो गया है, सिद्ध, जो आरोपी सिद्ध हो चुके वो हैं। केस है, आपको लगता है कि वो केस है? तो वो ऐसा केस है जो दरिंदगी है एक तरह से। दरिंदगी है, वो हवस है। तो उनको पेरोल पे पेरोल मिली जा रही है। हर एक महीने में 2 महीने में उनके चक्कर कट रहे हैं अंदर बाहर। जैसे उन्होंने लग रहा है कि एक कहावत है कि लंगर पे जा रहे हैं, लंगर से खाला आ का घर रहे समझ हैं। लिया है कि जब मन आए चले जा रहे हैं, जब मन आए चले जा रहे हैं। उमर खालिद 5 सालों से जेल में बंद है, अभी तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है न्याय व्यवस्था पे आप सवाल उठता है कि क्या एक तरफी कार्रवाई हो रही है? एक तरफी ही तो कार्रवाई है। अगर एक तरफा कार्रवाई आप नहीं कहेंगे तो याद कीजिए ना, कन्हैया कुमार को लेकर भी ये लोग सबूत पेश नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ। हालांकि कन्हैया कुमार के पीछे कुछ राजनीतिक दल थे, कुछ राजनीतिक चीज़ें हाँ, थी, वो भी। तो वो ठीक हो गए। वो उनके मामले, हालांकि उनके मामले अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन तब भी ठीक हुआ। लेकिन उमर खालिद, उनके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है, उनके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जेल में बंद है। और उन्हें बहन की शादी के लिए 2 हफ्ते का छुट्टी दिया जाता है, और एक बलात्कारी बाबाओं को, खैर बोलना ही नहीं। चलिए, आज की सबसे बड़ी खबरों, 3 जो सबसे बड़ी खबर थी वो हमने आपको बताया, आपसे शेयर किया। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।